हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 35 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो इसी एक क्लास से आपका हिंदी पेडागोजी का 15 नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छे से आप लोग देखते हुए चलिए। सबसे पहले भाषा अर्जन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण करना भाषा अर्जन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण करना भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो याद रखिएगा, यह स्वाभाविक और अचेतन होती है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल और अनकॉन्शियस होती है भाषा अर्जन की प्रक्रिया। और भाषा अर्जन का वातावरण, इसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार और समाज से भाषा सीखता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन कैसे होता है, बच्चे के अपने आसपास के वातावरण से होता है, परिवार और समाज से होता है। ठीक है। नियम क्या है भाषा अर्जन का, इसमें व्याकरण के नियमों की जरूरत नहीं होती है, व्याकरण के नियमों की जरूरत नहीं होती है। किसमें, भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन में व्याकरण के नियमों की जरूरत नहीं होती है। मातृभाषा, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। मुख्य विचारक की बात करते हैं तो नोम चॉम्स्की, उन्होंने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ध्यान रखिएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किसने कहा है, नोम चॉम्स्की ने कहा है। उन्होंने इसे लैड, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा भाषा अर्जन के बारे में। भाषा अधिगम के बारे में यहाँ पर देखेंगे। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। जब भाषा को सीखने के लिए नियम, व्याकरण, किताबों और शिक्षक की सहायता ली जाती है तो उसे अधिगम कहते हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, सचेत है, कॉन्शियस है और प्रयासपूर्ण है, इफर्टफुल होती है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया सचेत और प्रयासपूर्ण होती है। वातावरण, यह स्कूल या संस्थान में होता है। भाषा अधिगम स्कूल या संस्थान में होता है। नियम क्या है, इसमें व्याकरण, किताबें और शिक्षक की जरूरत होती है। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण, किताबें और शिक्षक की जरूरत होती है। द्वितीय भाषा, दूसरी भाषा आमतौर पर सीखी जाती है, जैसे अंग्रेजी या स्कूल की भाषा, ये सीखी जाती है भाषा अधिगम के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा बनाम द्वितीय भाषा। मातृभाषा हमेशा अर्जित होती है, जबकि विद्यालय की भाषा या द्वितीय भाषा अधिगम की जाती है, सीखी जाती है। बाधा, अर्जन में कोई बाधा नहीं आती, जबकि अधिगम में व्याकरण और अनुवाद की बाधा आ सकती है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भाषा विकास के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। एक है जन्मजात क्षमता, नोम चॉम्स्की का, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में एक जन्मजात भाषा अर्जन उपकरण होता है। यह एक जैविक क्षमता है जो केवल इंसानों में होती है। यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण, नोम चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चा व्याकरण के बुनियादी नियमों के साथ पैदा होता है, वह बस अपने परिवेश की भाषा के अनुसार उन्हें सेट करता है। ध्यान रखिएगा, अपने परिवेश की भाषा के अनुसार उन्हें सेट करता है। निष्कर्ष क्या है, चॉम्स्की भाषा को जैविक मानते हैं, बायोलॉजिकल मानते हैं। तो ये सभी तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा। ले वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज के साथ संवाद करके ही भाषा सीखता है। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद करके, कम्युनिकेशन करके भाषा सीखता है। निजी वाक्य के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट स्पीच के बारे में। जब बच्चा अकेले में खुद से बातें करता है तो वाइगोत्स्की इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार बच्चा भाषा के माध्यम से
अपने व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करता है। जब बच्चा काम करते समय खुद से बोलता है, जैसे मेरी नीली कार कहाँ है, तो वाइगोत्स्की इसे संज्ञानात्मक विकास का आधार मानते हैं। उनके अनुसार यह भाषा खुद को निर्देश देने का तरीका है। तो निजी वाक्य के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। भाषा सीखने में जहां बच्चा अटकता है वहां बड़ों द्वारा दी गई मदद, इसके फोल्डिंग उसे बेहतर अर्जन की ओर ले जाती है। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसके फोल्डिंग क्या है? पाठ या इसके फोल्डिंग। भाषा सीखने में जब कोई बड़ा भाषा सीखने में जब कोई बड़ा बच्चे की मदद करता है तो उसे पाण कहते हैं या इसके फोल्डिंग कहते हैं। भाषा सीखने में संस्कृति और समाज की भूमिका प्राथमिक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, जीन पियाजे संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्य देख लेते हैं। संज्ञानात्मक आधार। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक आधार। पियाजे का मानना है कि पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद भाषा आती है। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे का, यहाँ पर पियाजे होना चाहिए। जीन पियाजे का मानना है कि पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद भाषा आती है। उनका प्रसिद्ध कथन है, विचार भाषा से पहले आता है। इसे ध्यान रखिएगा। अहम केंद्रित वाक्य के बारे में ये क्या कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे। जब बच्चा खुद से बातें करता है तो पियाजे उसे अहम केंद्रित कहते हैं। उनके अनुसार यह दर्शाता है कि बच्चा अभी दूसरों के नजरिए से दुनिया को नहीं देख पा रहा है। यह वाइगोत्स्की के निजी वाक से विपरीत विचार है। आत्मसातीकरण। बच्चा नई भाषा के शब्दों को अपनी पुरानी समझ में जोड़ता जाता है, इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? बच्चा अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करते हुए भाषा सीखता है। चलिए, एक बच्चा खिलौने से खेलते हुए खुद को निर्देश दे रहा है कि पहिया कहाँ लगाना है। इस क्रिया को वाइगोत्स्की और पियाजे क्या कहेंगे? इस क्रिया को वाइगोत्स्की कहेंगे इसे निजी भाषण, और कहेंगे कि यह बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पियाजे इसे अहम केंद्रित वाक कहेंगे और कहेंगे कि बच्चा अभी पूरी तरह सामाजिक नहीं हुआ है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, निजी भाषण और अहम केंद्रित वाक। बीएफ स्किनर, अनुकरण और पुनर्बलन। अनुकरण। स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की नकल करके भाषा सीखता है। और पुनर्बलन, जब बच्चा सही शब्द बोलता है और उसे पुरस्कार या शाबाशी मिलती है तो वह उस शब्द को बार बार बोलता है। जब बच्चा मम्मा बोलता है और माँ खुश होकर उसे गले लगाती है तो उसे शाबाशी मिलता है, मतलब पुनर्बलन मिलता है, जिससे वह जल्दी सीखता है। तो पुनर्बलन से भी जल्दी सीखता है और अनुकरण से भी सीखता है। अभ्यास। स्किनर भाषा सीखने में रटने और बार बार अभ्यास करने पर जोर देते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है स्टीफन क्रैसन का द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत। स्टीफन क्रैसन एक अमेरिकी भाषाविद हैं। उन्होंने यह बताया कि कोई व्यक्ति अपनी दूसरी भाषा, जैसे स्कूल में सीखी जाने वाली भाषा को उसी तरह कैसे सीख सकता है जैसे उसने अपनी मातृभाषा सीखी थी। उन्होंने 5 मुख्य उप सिद्धांत दिए हैं इसके लिए। पहला है अर्जन अधिगम परिकल्पना। क्रैसन के अनुसार अर्जन अधिगम से कहीं ज्यादा बेहतर है। वे कहते हैं कि हमें भाषा को रटने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने पर जोर देना चाहिए। तो अर्जन अधिगम परिकल्पना ध्यान रखिएगा। दूसरा बताया मॉनिटर परिकल्पना। यह बताता है कि जो भाषा हमने सीखी है वह हमारे दिमाग में एक संपादक या मॉनिटर की तरह काम करती है। जब हम बोलते हैं तो यह मॉनिटर हमें टोकता है, नहीं यहाँ व्याकरण की गलती है, इसे सुधारो। मॉनिटर परिकल्पना में ध्यान रखिएगा, इसमें नियम है, यदि मॉनिटर बहुत ज्यादा सक्रिय है तो बच्चा बोलने में हिचकिचाएगा, इसलिए मॉनिटर का संतुलित होना जरूरी है। अगला है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। क्रैसन कहते हैं कि हम व्याकरण के नियमों को एक निश्चित और प्राकृतिक क्रम में सीखते हैं। आप बच्चे को
जबरदस्ती कोई कठिन नियम पहले नहीं सिखा सकते, वह उसे तभी सीखेगा जब उसका मानसिक क्रम तैयार होगा। अगला बताया है निवेश परिकल्पना। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्रैसन कहते हैं कि भाषा तब सीखी जाती है जब बच्चे को बोधगम्य निवेश दिया जाए। जैसे I+1 का अर्थ, यदि बच्चे का वर्तमान स्तर I है तो उसे दी जाने वाली भाषा का स्तर I+1 होना चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। यदि स्तर बहुत कठिन होगा तो बच्चा डरेगा, यदि बहुत आसान होगा तो वह नया कुछ नहीं सीखेगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रभावी फिल्टर परिकल्पना, यह बच्चे की भावनाओं से जुड़ा है। क्रैसन कहते हैं कि अगर बच्चा तनाव में है, डरा हुआ है या उसका आत्मविश्वास कम है तो उसके दिमाग में एक फिल्टर लग जाता है जो भाषा को अंदर जाने से रोकता है। इसलिए भाषा सीखने के लिए कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा कौशल। भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं जिन्हें हम LSRW के क्रम में जानते हैं। L का मतलब लिसनिंग, मतलब सुनना या श्रवण। यह अन्य कौशलों का आधार है, सुनना या श्रवण। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, स्पीकिंग। S का मतलब स्पीकिंग, मतलब बोलना, मतलब विचारों को व्यक्त करना। तीसरा है पठन या रीडिंग या पढ़ना, लिखे हुए अर्थ को ग्रहण करना। चौथा है लेखन, राइटिंग या लिखना। यह सबसे अमूर्त और कठिन कौशल माना जाता है। कौशलों का वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे। एक है ग्रहणात्मक कौशल, जिनसे हम सूचना ग्रहण करते हैं, जैसे कि सुनना और पढ़ना। ये क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है, ध्यान रखिएगा। सुनना और पढ़ना एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखते हुए चलिए। अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिनसे हम विचार व्यक्त करते हैं, बोलना और लिखना। अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना, ग्रहणात्मक कौशल सुनना और पढ़ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। पठन के प्रकार, पढ़ना केवल शब्दों को बोलना नहीं है बल्कि अर्थ ग्रहण करना है। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं जो सीटेट में बार बार आते हैं। पहला है द्रुत पठन या स्किमिंग, मतलब सरसरी तौर पर पढ़ना। ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। स्किमिंग, जब हम किसी पाठ का मुख्य विचार या सारांश जानने के लिए उसे तेजी से पढ़ते हैं तो उसे द्रुत पठन या स्किमिंग कहा जाता है, या सरसरी तौर पर पढ़ना कहा जाता है। उदाहरण के लिए अखबार की सुर्खियां पढ़ना या किसी कहानी का सार जानना। उद्देश्य क्या है? केवल विषय वस्तु का सामान्य परिचय प्राप्त करना द्रुत पठन का उद्देश्य है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। बारीकी से पढ़ना, जिसे स्कैनिंग कहा जाता है, अवलोकन कहा जाता है। यह क्या है? जब हम पूरे पाठ में से कोई विशिष्ट सूचना ढूंढने के लिए पढ़ते हैं तो उसे स्कैनिंग कहा जाता है, अवलोकन कहा जाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी में किसी का नाम ढूंढना, परीक्षा रोल नंबर देखना या ट्रेन की समय सारणी में अपनी ट्रेन ढूंढना। इसका उद्देश्य क्या है स्कैनिंग का? किसी खास जानकारी को पिन पॉइंट करना। एक है गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। यह क्या है? जब पाठ की हर बारीकी, व्याकरण और गहरे अर्थ को समझने के लिए पढ़ा जाता है तो उसे गहन पठन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म विवरणों को समझना। नेक्स्ट है दोस्तों व्यापक या विस्तृत पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग। यह क्या है? जब हम आनंद के लिए बहुत सारी सामग्री पढ़ते हैं तो उसे व्यापक या विस्तृत पठन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉमिक्स पढ़ना, उपन्यास या कोई मनोरंजन वाली कहानी पढ़ना। उद्देश्य क्या है? पढ़ने की आदत विकसित करना और मनोरंजन। नेक्स्ट है दोस्तों बहुभाषिकता। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। एक संसाधन के रूप में बहुभाषिकता को कैसे देखना चाहिए? एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बहुभाषिकता को कभी भी बाधा नहीं मानना चाहिए। यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक संसाधन और संपत्ति है। बहुभाषिकता के लिए कक्षा की रणनीति, एक शिक्षक को बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए और उसे कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं जानते हैं उनकी तार्किक सोच और रचनात्मकता उन बच्चों से बेहतर होती है जो केवल एक भाषा जानते हैं। तो बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, व्याकरण अनुवाद विधि। यह सबसे पुरानी विधि है। इसमें मातृभाषा की मदद से दूसरी भाषा सिखाई जाती है।
जैसे शब्द दर शब्द अनुवाद, इसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, ये सभी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, दूसरी भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। एक है संप्रेषणात्मक विधि, इसमें बातचीत और संवाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखे। आगमन विधि, पहले उदाहरण देना फिर नियम बनाना, ये प्राथमिक स्तर के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। निगमन विधि, पहले नियम रटाना फिर उदाहरण देना, ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। भाषाई आकलन और मूल्यांकन, आकलन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चे ने क्या सीखा और उसे कहाँ मदद की जरूरत है। पोर्टफोलियो, सबसे महत्वपूर्ण, यह बच्चे की प्रगति का एक क्रमिक रिकॉर्ड है। इसमें बच्चे द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य, उनकी पेंटिंग्स, हस्तलेख और उपलब्धियां एक फाइल में जमा की जाती हैं। परीक्षा के लिए तथ्य, पोर्टफोलियो बच्चे की भाषाई प्रगति का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो बच्चे की भाषाई प्रगति का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानेंगे। निदान, बच्चे के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों और कमियों की पहचान करना ही निदान कहलाता है। उपचार क्या है, उन कमियों को दूर करने के लिए पुनः शिक्षण करना। क्रम, पहले निदान होता है फिर उपचार होता है, इसे ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ पर केवल प्रमुख चीजें लिखी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते हुए चलिए। कक्षा में बच्चों को कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता कहते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया। यह क्या है, एक पठन विकार है, इसमें अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। एक है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, इसमें लिखने में समस्या होती है, खराब लिखावट होती है। अफेजिया, मौखिक विकार है, बोलने और विचारों को व्यक्त करने में समस्या आती है। डिस्प्रेक्सिया, सूक्ष्म गामक कौशल में समस्या, जैसे पेंसिल पकड़ना। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम और संसाधन। इसके अंतर्गत एक है दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें रेडियो टीवी कंप्यूटर को शामिल किया जाता है। रेडियो टीवी कंप्यूटर को दृश्य श्रव्य सामग्री में। पाठ्य पुस्तक, यह केवल एक संसाधन है, साध्य नहीं, अंतिम लक्ष्य नहीं, इसे आपको ध्यान रखना है। बाल साहित्य, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह बच्चों में पढ़ने की रुचि जगाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। भाषाई परिवेश, कक्षा की दीवारों पर लिखे गए शब्द, प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो भाषाई परिवेश ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2023 और एनईपी 2020 के प्रमुख बिंदु। त्रिभाषा सूत्र, स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। पहली भाषा अनिवार्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। बहुभाषिकता, इसे एक बाधा नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना है। मातृभाषा, कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा की दीवारों पर लगे चित्र, कहानियों के चार्ट, बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और लिखे हुए शब्दों वाले लेबल, जैसे अलमारी पर लिखा अलमारी, ये सब क्या है, प्रिंट समृद्ध परिवेश है। इससे फायदा क्या होगा, इससे बच्चा अनजाने में ही शब्दों की आकृति पहचानने लगता है और अर्जन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। पाठ्य पुस्तक की वास्तविक स्थिति, भ्रम क्या है, पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है, जो कि एक भ्रम है। सत्य क्या है, एनसीएफ के अनुसार पाठ्य पुस्तक केवल एक संसाधन है, अंतिम सत्य नहीं। शिक्षक को पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण क्या है, इसमें चित्र आकर्षक होने चाहिए और भाषा बच्चे के घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। कविता और कहानी शिक्षण का उद्देश्य, कविता शिक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य अनुभूति और आनंद है। व्याकरण पढ़ाना कविता का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा। कहानी शिक्षण, इसका उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाना और भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित कराना है। चलिए नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण। विविधता, आपकी कक्षा में कोई बच्चा दृष्टिबाधित हो सकता है, कोई सुन नहीं सकता या
कोई अलग बोली बोलता है तो इसे विविधता के रूप में देखना है। इसे समावेशी कक्षा में इसको एक विविधता के रूप में अपनाना है। ठीक है। शिक्षक की रणनीति दृष्टिबाधित बच्चों के लिए श्रव्य सामग्री और ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में क्या करना है? विविधता का सम्मान करना है। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण का सही तरीका। व्याकरण शिक्षण का सही तरीका। संदर्भ में व्याकरण। एनसीएफ कहता है कि व्याकरण को अलग से नियम रटाकर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि पाठ पढ़ाते समय जो शब्द आए उन्हीं के माध्यम से संज्ञा सर्वनाम संधि समझानी चाहिए। इसे संदर्भ में व्याकरण कहते हैं। भाषाई दस्ता और भाषाई प्रवीणता, BICS वर्सेस CALP। जिम कमिंस ने अपने शोध में यह स्पष्ट किया था कि किसी भी दूसरी भाषा को सीखने के दो अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। यह वह भाषा है जो हम रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दोस्तों से बात करना, सामान खरीदना। इसे सीखने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। और काल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यह अकादमिक या स्कूली भाषा है, जैसे निबंध लिखना, वैज्ञानिक प्रयोग समझना। इसे सीखने में लगभग 5 से 7 साल लगते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन। एनसीएफ के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का मतलब केवल नंबर देना नहीं है। सतत क्या है? इसका मतलब है कि मूल्यांकन केवल साल के अंत में ना हो, बल्कि पढ़ाने के दौरान भी चलता रहे। जैसे सवाल पूछना, बच्चों के हाव भाव देखना, तो सतत मूल्यांकन होना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे के केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, खेल, संगीत और नैतिकता का भी मूल्यांकन होना चाहिए। इसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के 3 मुख्य प्रकार हैं। अधिगम के लिए आकलन, यह पढ़ाने के दौरान होता है। इसे रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य बच्चे की गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना है। एक है अधिगम का आकलन, यह कोर्स खत्म होने के बाद या साल के अंत में होता है। इसे योगात्मक आकलन कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रेड या रैंक देना होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अधिगम के रूप में आकलन, यहाँ बच्चा स्वयं का आकलन करता है या अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे का आकलन करता है। मूल्यांकन की नई तकनीकें जैसे कि अवलोकन है। शिक्षक बच्चों को भाषा का प्रयोग करते हुए चुपचाप देखता है, इसे अवलोकन कहा जाता है। स्व आकलन, बच्चा खुद सोचता है कि आज मैंने क्या नया सीखा, यह स्व आकलन है। सहपाठी आकलन, दोस्त एक दूसरे की कविताओं या लेखों पर फीडबैक देते हैं, इसे सहपाठी आकलन कहते हैं। चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, बच्चे के किसी खास कौशल जैसे स्पष्ट बोलना को 1 से 5 तक रेटिंग देना, इसे चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल कहते हैं। मूल्यांकन में क्या नहीं करना चाहिए? निगेटिव टैग्स, परीक्षा में यदि ये शब्द विकल्प में दिखे तो वे अक्सर गलत होते हैं, जैसे बच्चों की तुलना करना, ये गलत है। मूल्यांकन में इसे नहीं करना है। केवल परीक्षा या अंकों पर जोर देना, बच्चे को पास या फेल के लेवल में बांटना, कठोर ग्रेडिंग प्रणाली, मूल्यांकन में आपको ये नहीं करना है। भाषा शिक्षण के सूत्र। एक शिक्षक को क्लास में किस क्रम में पढ़ाना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। जो बच्चा जानता है उससे शुरू करके नई चीज सिखाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। पहले वास्तविक वस्तु दिखाना, फिर उसके बारे में शब्द पढ़ाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, पहले आसान शब्द बताइए, सिखाइए, फिर जटिल वाक्य। तो इस तरह से क्लास में पढ़ाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र, यह NAP 2020 और NCF 2023 दोनों में है। प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, NCF 2023 के अनुसार या NAP 2020 के अनुसार। द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। तृतीय भाषा कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को
लैंग्वेज 2 के रूप में ना पढ़ी गई हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब 35 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उनकी इस क्षमता को विकसित करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषाई परिवेश। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उनकी इस क्षमता को विकसित करने में समृद्ध भाषाई परिवेश सबसे महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के निजी भाषण प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह बच्चे के आत्म केंद्रित स्वभाव को दर्शाता है या दर्शाता है कि बच्चा समाज से कट गया है? दोनों गलत है। इसके माध्यम से बच्चा अपने कार्य और चिंतन को निर्देशित करता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के निजी भाषण के संदर्भ में सत्य कथन, इसके माध्यम से बच्चा अपने कार्य और चिंतन को निर्देशित करता है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किसके द्वारा संचालित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन के द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन। नेक्स्ट है, स्टीफन क्रैसन की I+1 की परिकल्पना में आई का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है बच्चे का वर्तमान भाषाई स्तर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे का वर्तमान भाषाई स्तर। BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था। तो ये रोजमर्रा के सामाजिक संवाद से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में दक्षता हासिल करने में औसत छात्र को कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 वर्ष लगभग लगता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषाई परिवेश की स्वाभाविकता। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार भाषाई परिवेश की स्वाभाविकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य के चयन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभव और भाषाई विविधता सबसे महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। स्किमिंग पठन का उपयोग कब किया जाता है? थ्योरी सेक्शन बताया गया था। राइट आंसर हो जाएगा पाठ का सारांश या मुख्य विचार जानने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनिंग पठन कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी सूची में अपना नाम ढूंढना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? आगमन विधि का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, अवलोकन, फिर नियम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में भाषा कैसे सिखाई जाती है? देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में भाषा बिना मातृभाषा का प्रयोग किए केवल लक्ष्य भाषा में सिखाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो आकलन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है यह बच्चों की क्रमिक प्रगति का साक्ष्य देता है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण बच्चों की सीखने की कमियों और समस्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण के बाद। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह पढ़ने और अक्षर पहचानने से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिसग्राफिया का संबंध किससे है? इसका संबंध लिखने और हस्तलेखन की अक्षमता से है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषिकता को कक्षा में किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूलों में अंग्रेजी किस स्थान पर पढ़ाई जाती है? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूलों में अंग्रेजी किस स्थान पर पढ़ाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में। प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दीवारों पर सार्थक पोस्टर, चित्र और शब्द लिखे होना। भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? आप लोग बताइए, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना। व्यापक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आनंद के लिए पढ़ना और पढ़ने की आदत डालना। आनंद के लिए पढ़ना और पढ़ने की आदत डालना। कविता शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए रसास्वादन और भावानुभूति कराना। रसास्वादन और भावानुभूति कराना। भाषा शिक्षण में संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है? भाषा शिक्षण में संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा पाठ पढ़ाते समय आए शब्दों के आधार पर नियम स्पष्ट करना। समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, उनके लिए श्रव्य सामग्री और मौखिक भाषा का अधिक उपयोग करेंगे। उनके लिए श्रव्य सामग्री और मौखिक भाषा का अधिक उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का आकलन। भाषा अधिगम में पुनर्बलन के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। अफेजिया का संबंध किससे है? अफेजिया का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा भाषाई संप्रेषण और भाषा को समझने में कठिनाई से है। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा। सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? आप लोग बताइए, किस रूप में देखना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा घर की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा सहज महसूस करे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की कक्षा में त्रुटियों के बारे में कौन सा विचार सबसे उपयुक्त है? इसमें बताइए कौन सा विचार सबसे उपयुक्त है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है और यह शिक्षक को बच्चे की सोच समझने में मदद करती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान करना, संदर्भ के अनुसार अर्थ निकालना, ये तो महत्वपूर्ण है। पढ़ने का उद्देश्य समझाना, चित्रों के आधार पर अनुमान लगाना। सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम अक्षरों की पहचान करना हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा भाषा सेतु के रूप में कार्य करना। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है? भाषा सेतु के रूप में कार्य करना। एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छा लिखता है लेकिन दूसरी भाषा में लिखने में उसे कठिनाई होती है, यह क्या दर्शाता है? भाषाई कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित होते हैं, बस उसे सही वातावरण की जरूरत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से
सीटेट एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस